नमस्कार, आदाब। आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही एक अच्छे गायक रहे हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन पिछले दिनों उनके कुछ मैंने इंटरव्यू सुने। मैं बड़े अदब के साथ जो कहूँगा, क्योंकि आज जब वो दुनिया में नहीं है, तो मुझे अपने शब्दों पर बड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। वो इंटरव्यू में कई बातें थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। मेरी माँ ने मुझे एक बात बताई है, जो इंसान दुनिया से चला जाए, अगर उसने तुम्हारा भी कुछ बुरा किया हो, तो तुम उसको बुरा भला या उसके बारे में कोई चर्चा मत करो। तो मैं अपनी माँ की बातों पर फूल चढ़ाते हुए बड़े अदब के साथ उनसे माफी मांगते हुए कुछ बात कह रहा हूँ, और अपने आप को उससे इसलिए जोड़ रहा हूँ कि मेरा उनके साथ एक उनके सेलिब्रिटी होने से पहले मेरा उनके साथ एक हल्का सा ताल्लुक रहा है। ये बात कलकत्ते की है। माफ कीजिएगा, मेरे बंगाली भाई नाराज ना हो जाए। ये जब जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, उस जमाने में कोलकाता ही हुआ करता, कोलकाता नहीं। तो ये बात कलकत्ते की है, 77 से 79 के आसपास की। 2 साल मैं उस दरमियान कलकत्ते में था, और मेरा एक रूटीन था कि मैं शाम को 7 साढ़े 7 बजे तकरीबन हर रोज जब भी मुझे फुर्सत होती, मैं 7 साढ़े 7 बजे पार्क स्ट्रीट जाता था गाने सुनने। 4 मेन रेस्टोरेंट होती थी, ट्रिंकाज, मैक्स, मैग्नोलिया, ब्लू फॉक्स, और जो उनमें बेहतरीन गायक अपने गीत सुनाया करते थे। और और मुझे बड़ा आनंद आता था सुन के, और उनको भी अच्छा लगता था। वो जानते थे ये अच्छा कदरदान है, रोज आता है, दारू पीता और गाने सुनता है। वैसे ही एक दिन एक हमारे मित्र आए, उन्होंने कहा, बोले यार मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, रफी साहब का बहुत अच्छा गाने वाला लड़का है, तुम्हें लगेगा रफी साहब ही गा रहे हैं। चलो यार, मैं तुरंत निकल गया उनके साथ। और पार्क स्ट्रीट के पास ही कोई गली थी, पूरी तरह से नाम याद नहीं है, रेस्टोरेंट था गालिब, एलियट गली या जो भी था। तो जो ही मैं उस गालिब रेस्टोरेंट में पहुंचा, अंदर कदम रखे, तो मुझे एक आवाज सुनाई दी, शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए। जो सामने मुझे चेयर में बैठने की मिली, मैं उसी पे बैठ गया। मेरा दोस्त कुछ कहने जा ही रहा था, मैंने उसे हाथ से रोक दिया, एक मिनट। जब वो गाना खत्म हुआ, मैंने पूछा कौन है ये? एक दुबला पतला सा काला सा लड़का खड़ा होके गा रहा था। बोले ये मुन्ना है, मुन्ना बहुत अच्छा गाता है, इसको सुनने के लिए लोग यहाँ आते हैं, मैं भी आऊंगा। और फिर उन्होंने गाने गाए, और मैं करीब फिर मेरा तकरीबन मैं गालिब में ही जाने लगा, और मेरा उनसे परिचय हुआ। मैं उनको कुछ गाने बताता, कुछ गाने जानते थे, कुछ वो नहीं जानते थे। वक्त गुजरता गया, और फिर कुछ साल के बाद मैंने सुना कि उनको बम्बई में, आज का मुंबई, उनको ब्रेक मिल गया मर्द फिल्म में अमिताभ बच्चन के लिए। यहाँ तक तो सब ठीक है। उसके बाद मेरी उनसे एक मुलाकात और हुई, जब वो सेलिब्रिटी बन चुके थे। 90 के आसपास की बात है, 90 के दशक की। मैं अपने एक दोस्त, जो आज इस दुनिया में नहीं है, बल्कि पिछले एपिसोड में मैंने उनका जिक्र भी किया था, एक्सीडेंटल उनकी डेथ हो गई थी, पहाड़ से गाड़ी गिरने से। लोगों ने उसे आत्महत्या का नाम दिया। खैर, बोलने वाले को हम क्या कह सकते हैं। तो 2-4 साल के बाद उसके लड़के ने भी बहुत कामयाबी हासिल की, बहुत तरक्की की। लोग तरह तरह की बातें करने लग गए, क्योंकि उस पर काफी कर्जा था जब उसकी डेथ हुई मेरे दोस्त की। करीब 100 करोड़ का कर्जा। लोग कई तरह की बातें बनाए। खैर, मैंने फिल्मी पार्टियां अपने उस दोस्त के साथ ही ज्यादा अटेंड की है। तो एक बार मुझे जहां तक याद आ रहा है, शायद गुलशन राय साहब की कोई पार्टी थी, मैं उनके साथ गया उसमें।
और वहाँ ये जनाब मोहम्मद अजीज साहब भी थे। उनका नाम मुन्ना से मोहम्मद अजीज हो गया था बॉम्बे जाकर। मौका मिला तो मैंने उनसे कुछ गालिब की बातें की, तो वो तुरंत समझ गए ये मेरा अतीत का पहचाना हुआ इंसान है, तो उन्होंने मेरे से कन्नी काट ली। जी बहुत लोग मिलते थे, कुछ याद नहीं आ रहा है, एक्सक्यूज मी, कह के वो आगे चले गए। चलिए अब आते हैं उनके उस इंटरव्यू को जो मैंने सुना। उस इंटरव्यू में एक तो उन्होंने ये बात बहुत ही गलत कही, जो उन्हें मैं कान पकड़ के उनसे माफी मांगते हुए बात कह रहा हूँ, कि राजेश खन्ना रफी साहब से गाने बहुत कम गवाते थे, तो 2-4 गाने गवाए, बल्कि उनके गाने मैंने 7-8-9 गाने मैंने उनके गाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि राजेश खन्ना साहब के गाने रफी साहब ने भी काफी गाए, लेकिन जिस तरह मुकेश की आवाज राज कपूर साहब से मैच करती थी, चाहते हुए भी राज कपूर साहब मुकेश से ही गवाते थे, वैसे ही किशोर दा की आवाज राजेश खन्ना से मैच करती थी, नंबर 1। नंबर 2, उनसे जब लोगों ने गाने गवाए, उस वक्त लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। 87 में किशोर दा गुजर गए, अमिताभ बच्चन के साथ किशोर दा का कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो उनसे गवा नहीं रहे थे। इनका फिल्मों में, इनकलाब में, सब में मोहम्मद अजीज मुन्ना साहब से ही गवाए। तो ये कहना कि उनसे नहीं गवाते थे, मुझसे गवाना, ये उनका गलत था। और उनके विपरीत जो और सिंगर है, सोनू निगम, उदित नारायण, बालक बालक सो बाला सुब्रमण्यम साहब, और कित शब्बीर कुमार साहब, ये बड़ी श्रद्धा से रफी साहब का नाम लेते हैं। बल्कि शब्बीर कुमार तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे किसी भी गाने की जब रिकॉर्डिंग होती है तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के रफी साहब को याद करता हूँ, फिर गाना गाता हूँ। और उदित नारायण जैसे शोहरत, जिनको शोहरत मिली है, कामयाब गायक सुदेश भोसले, वो चीख चीख के कहते हैं लोगों को स्टेज पे, सोशल मीडिया पे, कि हमने गाना रफी साहब से सीखा है, उनको सुन सुनकर हमें गाना गाना आया है, हमने गाना कैसे गाया जाता है ये जाना है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, इनसे जब एंकर ने ये पूछा कि आज अगर रफी साहब होते तो क्या आज की ऑडियंस उनको एक्सेप्ट करती, तो उन्होंने 1 सेकंड भी देरी नहीं लगाई मुन्ना ने ये कहने में, बचपना था, जानबूझ के नहीं कहा होगा उन्होंने, कि जी नहीं, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते, बड़े बदतमीज है आज की ऑडियंस, आज के बच्चे बड़े बदतमीज है, उन्हें न सुनने की तमीज है, न देखने की तमीज है, बड़े बेहूदे किस्म के बच्चे हैं आजकल के। तो आप अपनी कुंठा को आज की जनरेशन पे लाद रहे हो, आप अपनी कमी को आज की जनरेशन पे लाद रहे हो। आप जिस इंसान ने 3 पीढ़ी को रिप्रेजेंट किया, 3 पीढ़ी, पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, और 4थी पीढ़ी रणबीर कपूर, उनके ऊपर भी उनका गाना एन इवनिंग इन पेरिस का विदेश में पिक्चराइज हुआ। चाहे गूगल में जाके देख लीजिए, आपको वो गाना मिल जाएगा जो फॉरेन में पिक्चराइज हुआ है। तो जिस इंसान ने 4 पीढ़ी को रिप्रेजेंट किया, आप कैसे कह सकते हो कि उनको एक्सेप्ट नहीं करते? उनके पास, उनकी आवाज में जो जवानी थी, जो उनकी आवाज में कशिश थी, उनकी आवाज में जो मर्दानगी थी, उनकी आवाज में जो बुढ़ापा था, उनकी आवाज में जो लड़कपन था, बचपना था, जो डेप्टिबिलिटी उनकी आवाज में थी, जो रेंज थी उनकी, वो है आप लोगों में। क्या आप हम काले हैं जिस तरह के गाने चबा चबा कर, शब्दों को चबा के गा सकते हो? आप बदन पे सितारे लपेटे हुए उस अंदाज से
सीटी पे जाके गा सकते हो उस तरीके से। तो आप अपने को मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, आज का कोई भी सिंगर, जिनमें कई तो मेरे अच्छे दोस्त है, मैं उनसे भी माफी चाहूंगा, बुरा न माने, और वो बुरा मानने की भी नहीं। तो क्या आप उनसे कोई कहाँ आप उनसे कंपैरिजन कर रहे हो? आप कहाँ उनसे तुलना, आपकी कहाँ, आप कहाँ तुलना करने जा रहे हो? आप उनके बारे में कैसे कह सकते हो, जिस इंसान ने 4 पीढ़ी को रिप्रेजेंट किया, कि आज की जनरेशन उनको एक्सेप्ट नहीं करती? आप अपनी कुंठा को आज की जनरेशन पे मत ला दो। आप जो भी आज सिंगर, मैं बोलता हूँ उनके समकालीन सिंगर में भी, मन्ना डे ने किताब लिखी, उसमें आधे से ज्यादा रफी साहब के लिए लिखा। वो कहते हैं मेरे गुरु थे रफी साहब। भप्पी दा के मामा थे किशोर दा, लेकिन भप्पी दा का इंटरव्यू आप गूगल में जाइए, यूट्यूब में देखिए, वो कहते हैं मेरे मामा ने उनसे बहुत कुछ सीखा। अब बताइए, आज की जनरेशन को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ये आप नहीं कर सकते हो उनमें। और साथ साथ मैं किशोर दा के लिए भी कहूंगा, किशोर दा भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनमें भी बहुत कुछ था। आज अगर वो होते या रफी साहब होते, वो आज की जनरेशन को भी वैसे ही रिप्रेजेंट करते जैसे वो 50 के दशक में किए हैं। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बात याद आ रही है, किसी ने कहा है किसी के लिए, रफी साहब पे वो बात बिल्कुल फिट बैठती है, कि जिस तरह फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। जिस तरह की बहते हुए पानी के झरनों का या ठंडी हवाओं का कोई मस्कन, घर, गांव, वतन या कोई देश नहीं होता, जिस तरह के उभरते हुए सूरज की किरणों का या किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या कोई भेदभाव नहीं होता, वैसे ही रफी साहब की आवाज कुदरत की तख्लीक का करिश्मा है। बल्कि मनमोहन देसाई साहब ने तो यहां तक कहा है, राज कपूर साहब ने भी, कि खुदा ने, भगवान ने हमें इतना कुछ दे दिया, बहुत कुछ दिया, खुदा भी सोचने लगा होगा अब इनको और क्या दूं जिससे ये इंसान खुश हो जाए। तो उन्होंने 24 दिसंबर 1924 को अपनी आवाज को इस धरती पर उतार दिया, मोहम्मद रफी के रूप में। और 31 जुलाई 1980 तक हमने खुदा की आवाज सुनी। वो आवाज आम इंसान की नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप हजारों फोटोएं देखे, उनके घर की सारी, घर पे जाके लाइब्रेरी छान मारे, आपको एक उनकी फोटो नहीं मिले गंभीर चेहरे वाली? ऐसा हो सकता है? कोई इंसान का चेहरा, जब इंसान मर चुका है, मर के पड़ा हुआ है, तो भी उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है। किसी के पास भी ऐसी फोटो मुझे मिल जाए जो मुझे भेज दे, मुझसे जो तोहफा चाहे मैं उसे दे दूंगा। रफी साहब की एक गंभीर फोटो। तो खुदा का बंदा था, तो इसीलिए पहले तोलो और फिर बोलो। अब मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए 2 छोटी सी पंक्तियां गुनगुनाऊंगा। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई। ओ इस प्यार के तराने जब जब जुबां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए,
जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। नमस्कार।